हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको मतलब कल हमने जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज होती है उनमें किन किन सब हेडिंग्स को लेते हैं और जो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है इसमें कौन कौन सी सब हेडिंग्स को लेते हैं। तो आज हम एक टॉपिक लिखे हैं जिसमें देखेंगे कि भाई कौन सा आइटम कौन से मेजर हेड्स में जाएगा और कौन सा आइटम कौन से सब हेडिंग्स में जाएगा। तो हमने क्या लिखा है कि under what heads the following items on the equity and liabilities of the balance sheet of a company। मतलब कंपनी की जो इक्विटी लायबिलिटीज की बैलेंस शीट है उसमें will be represent, मतलब इन आइटम्स को कौन से हेडिंग्स और कौन से सब हेडिंग्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम किसकी बात करें, डिवेंचर्स की। फिर आएगा हमारा सिंकिंग फंड्स, बिल्स पेबल, पब्लिक डिपॉजिट, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सरप्लस में बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पेबल और कौन सा है क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं आंसर। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। तो पहला कॉलम तो होगा हमारा आइटम्स का, फिर यहाँ पे हमारा क्या आएगा मेजर हेडिंग्स और यहाँ पे कौन सी है सब हेडिंग्स। तो ये तो मेजर हेडिंग्स हैं और यहाँ पे कौन सी है सब हेडिंग। तो पहला पॉइंट क्या होगा, तो पहला पॉइंट यहाँ पर बात किसकी हो रही है, डिवेंचर्स की। मैंने आपको बताया था डिवेंचर संस्था की एक तरीके से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, क्योंकि जब बिजनेस में मतलब जब कंपनी को पैसे की नीड होती है तो कंपनी क्या करती है, जनता में डिवेंचर इशू करके पैसे को क्या करती है, एक्वायर करती नहीं करती। तो डिवेंचर एक तरीके से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और ये किस में आती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आती है, क्योंकि पैसा ले रही ना कंपनी। तो ये एक तरीके से किसमें आएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज। सब उसका मेन हेडिंग्स क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसका सब हेडिंग्स क्या है, बिल्कुल इजी, इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसमें आएगी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर बात किसी करें अपन सिंकिंग फंड की, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम, सिंकिंग फंड्स। तो हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, सिंकिंग फंड्स। तो सिंकिंग फंड्स का मतलब होता है कि आज अपन जैसे डिवेंचर्स होते हैं तो डिवेंचर का हम क्या करते हैं, फ्यूचर में रिडेम्पशन करते हैं। क्या करते हैं, रिडेम्पशन करने की पर्पज से हम क्या बनाते हैं, सिंकिंग फंड्स बनाते हैं। तो ये सिंकिंग फंड आता है, ये शेयर होल्डर फंड्स में आता है। ये जो शेयर होल्डर फंड्स है इसकी रिजर्व सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस इसमें आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। और तीसरा जो है उसका नाम क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर हम उधार माल खरीद रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में बिल लिखते नहीं लिखते, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। जैसे अपना सैंडरी क्रेडिटर्स होता है, बिल्स पेबल होता है। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, ट्रेड पेबल्स। और ये किसमें आते हैं, करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि जनरली विद इन 12 मंथ्स के अंदर उसको क्या होता है, पेबल होता है। तो उसका मेजर हेड कौन सा है, करंट लायबिलिटीज। फिर बात आएगी इनकी सब हेडिंग्स। इनकी जो सब हेडिंग्स है वो कौन सी होती है, करंट लायबिलिटीज की जो सब हेडिंग्स होती है वो अपन बात करते हैं बिल्स पेबल की, तो ये किसमें चला जाएगा, ट्रेड पेबल्स में। अब बात किसी करेंगे अपन पब्लिक डिपॉजिट। तो हमारा जो चौथा रहा क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट का मतलब जनता से पैसा, जनता का पैसा क्या करना, डिपॉजिट करना। और जब जनता का पैसा डिपॉजिट करेंगे तो एक तरीके से लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि हमने जनता से जो पैसा ले रखा तो ये मान के चलिए उधार में, तो वो हमारा किसमें चला जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में जाएगा। और सो किसमें होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर बात किसकी हो रही है, कॉल्स इन एडवांस की। पांचवा पॉइंट क्या गया, कॉल्स इन एडवांस। देखो कॉल्स इन एडवांस का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी है तो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस में होता है, कैपिटल में हो रहा है। तो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसकी जो कैपिटल होगी वो किसमें डिवाइडेड होगी, शेयर्स में होगी कि कंपनी यहाँ पे 2 टाइप शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर। तो जब जनता में कंपनी शेयर इशू करे तो
कई बार क्या होता है कि कंपनी पैसा लमसम ना लेकर इनकेस इंस्टॉलमेंट में लेती है, और जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेती है तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कंपनी को आने वाली कॉल्स का पहला पैसे ही पहले, मतलब आने वाली कॉल को आने से पहले ही क्या कर देते हैं, चुका देते हैं। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। कि कई बार क्या है, जैसे मान लो यहां पर ये एक्स लिमिटेड एक कंपनी थी, अब कंपनी बोलती भैया हमारे पास 5,000 शेयर है 10 ईच वाले, कितने रुपए वाले, 10। अब कंपनी इसको इशू करी, कंपनी बोलती है मैं एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, टोटल कितने ले रही, 10। तो 10 वाली चीज के 10 ले रही। अब ये व्यक्ति राम जिनके पास 500 शेयर थे, उसने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही किसका पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का। तो जब उसने अलॉटमेंट के साथ, जबकि फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट में दोनों में 3 महीने का डिफरेंस था, कि कंपनी अलॉटमेंट मांगने के बाद 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल मांगती, लेकिन उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। तो उसका मतलब कि कई बार कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं कि किसी शेयर्स की कॉलिंग करने से पहले ही पैसा चुका देते हैं। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। लायबिलिटी बन गई ना हमारी, क्योंकि हमारे पास एडवांस पैसा है, तो ये कौन सी लायबिलिटी में जाएगी, करंट लायबिलिटी। और ये करंट लायबिलिटी से किसमें जाएगी, अदर करंट लायबिलिटीज में। क्यों जाएगी, अब देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, करंट लायबिलिटीज के हमारे 4 मेजर हेड्स होते हैं। वो करंट लायबिलिटीज की 4 सब हेडिंग्स होती है। पहला अपन ने क्या पढ़ा कि पहला था शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, तो दूसरा क्या था ट्रेड पेबल्स, और तीसरा हमारा क्या था अदर करंट लायबिलिटीज, और चौथा क्या था हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब ये उधार तो है नहीं ना, पैसा उधार तो ले ही नहीं रहे। अब ट्रेड पेबल्स में तो 2 ही चीज आती है, क्रेडिटर्स और बीपी। फिर आता है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन, में कोई प्रोविजन थोड़ी बनाए कि किसी चीज को लेकर, तो इसका मतलब ये कहां चला जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। फिर आता है जैसे एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, की कई बार क्या होता है कि किसी कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करने से पहले हम क्या करते हैं, पैसे एडवांस ले लेते हैं, तो वो भी हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। तो छठा हम क्या लिखेंगे कि जैसे एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, और जब हम कस्टमर से एडवांस रिसीव करेंगे तो ये एक तरीके से हमारी कौन सी लायबिलिटी होगी, करंट। लॉन्ग टर्म भी मान सकते हैं, लॉन्ग टर्म तब मानते हैं जब लंबे समय के लिए पैसे लेते हैं। अब इसमें कुछ नहीं कह रहा, तो जनरली हम ये मानते हैं कि कस्टमर से जो पैसा ले रहे हैं विद इन 12 मंथ्स के अंदर ले रहे हैं, तो करंट लायबिलिटीज हो गए। और इसको भी हम कहा लिखेंगे, अदर करंट लायबिलिटीज। कहा लिखेंगे, अदर करंट लायबिलिटीज में। अदर करंट लायबिलिटीज में क्यों दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या रही है, सब हेडिंग आ रही है। फिर बात किसकी हो रही है, 7 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि कई बार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो ड्यू तो हो गए लेकिन अभी तक रिसीव्ड, मतलब ड्यू तो हो गए लेकिन अभी तक पेड ही नहीं की, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बैलेंस शीट की डेट तक। तो ये कहां पे चले जाएंगे, करंट लायबिलिटीज में। और ये कहां जाएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज। फिर बात किसकी हुई, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो हमने रिजर्व बनाए, तो लिख रहे हैं अपन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। तो यहाँ पे हम बात करें डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया था सिंकिंग फंड में कि कई बार क्या होता है जब कंपनी जनता में डिवेंचर देती है तो कंपनी क्या बोलती है कि भैया उस डिवेंचर को हम जनता से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वापस क्या करेंगे, बाय बैक करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी क्या करेगी, जनता से उस डिवेंचर को वापस बाय बैक करेगी। इट्स कॉल्ड क्या कहलाते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कि भाई बाय बैक करेगी नहीं करेगी, कि कंपनी जनता से उस डिवेंचर को वापस क्या करेगी, परचेज करिए। अब कंपनी को पैसा तो चाहिए ना, अब कंपनी मतलब 5 साल बाद परचेज करेगी तो कंपनी को पैसा तो चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, पहले से अपना जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा क्या करती जाएगी, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करती चली जाएगी। तो ये बात किस करिए, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की। तो ये भी किसका पार्ट होगा, रिजर्व सरप्लस का। तो शेयर होल्डर फंड किसका मेन है, शेयर होल्डर
फंड्स, और ये किसमें आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर बात किसकी हो रही? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो नवा हमारा क्या रहा है? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और प्रोविजन तो हम जानते ही ये किस पे बनता है? डेटर्स पे, क्योंकि जब हम किसी कस्टमर को उधार माल बेचते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ कस्टमर से पैसा आने की संभावना कम होती है, तो उस कस्टमर पे हम क्या बना देते हैं? प्रोविजन। तो हम क्या लिखते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब वैसे जनरली क्या होता था कि कंपनी एक्ट 2013 से पहले हम क्या करते थे, जब बैलेंस शीट बनाते थे तो डेटर्स में से लेस करते थे, लेकिन अब कंपनी एक्ट 2030 में जो शेड्यूल 3 है उसमें स्पेशली मेंशन है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आप अलग से शो करो, वो भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। तो ये कहां पर आएगा? करंट लायबिलिटीज में आएगा। और जब करंट लायबिलिटीज में आएगा तो करंट लायबिलिटीज से किस में आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन है ना, इसमें शो कर देंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैंने नोट भी लिखा है इसका, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अब आता है हमारे पास सरप्लस, तो यहाँ पे सरप्लस किसको शो करें? बैलेंस, बैलेंस इन या बैलेंस ऑफ इन लिख दो। बैलेंस इन किसमें? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बैलेंस किसमें माना है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट, दोनों ही शो करेंगे, क्योंकि पहले तो क्या करते थे, डेबिट बैलेंस शो नहीं करते थे, लेकिन अब डेबिट हो चाहे क्रेडिट दोनों ही शो करेंगे। तो ये किसमें चला जाएगा हमारा? ये रहेगा शेयर होल्डर फंड्स में, रिजर्व सरप्लस में जाएगा शेयर होल्डर फंड्स में। और ये किसके अंदर जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इस तरह हमारा क्या होगा? सवाल कंप्लीट होगा। तो कई बार ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में 4 नंबर के केस में कि ये जो आइटम्स दे रखे हैं तो कौन कौन से मेजर हेड्स में आएंगे और कौन कौन सी सब हेडिंग्स में आएंगे। फ्रेंड्स हम एक और सवाल लेके हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाउ वुड यू show the following items in a company balance sheet as at 31st March 2017? 8% debenture 5 lakh and trade payables 1,50,000, provision for taxation 1 lakh and proposed dividend कितना है? 60,000। तो कहने का मतलब इन आइटम्स को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? आंसर। अब इसमें कंपनी तो दे नहीं रखी, किसकी बैलेंस शीट है? तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? बैलेंस शीट। कौन सी तारीख को बनेगी ये भी नहीं दे रखी, तो यहाँ पे एज एड करके छोड़ देंगे। ये पर्टिकुलर्स, ये हमारा नोट नंबर, अगर मान लो इसमें प्रीवियस ईयर की कोई फिगर नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? पर्टिकुलर्स। ये हमारा क्या रहेगा? नोट नंबर। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? करंट ईयर रुपीस। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है फर्स्ट नंबर किसमें शो करेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब ये बात कर रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज किसके अंदर आएगी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब हमारे पास डिवेंचर दे रखे हैं, ट्रेड पेपर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब इसमें शेयर होल्डर फंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम खाली वही आइटम्स को करें। और चाहो तो आप लिख सकते हो कि पहला मेन जो सब हेडिंग है, पहला जो मेन हेडिंग है वो क्या है? शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, इसमें तो कुछ है नहीं। दूसरा था एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, उससे एप्लीकेशन मनी पेंडिंग टू अलॉटमेंट, तो वो भी इतना काम का नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। फिर हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं यहाँ पे? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज, अब इसमें डिवेंचर्स आ रहे हैं, इसमें 4 सब हेडिंग्स हैं। इसमें कौन सी हेडिंग है? लॉन्ग टर्म बोरेंग्स, लॉन्ग टर्म बोरेंग्स। इसका नोट नंबर फर्स्ट आ जाएगा। फिर थर्ड करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में पहला ट्रेड पेबल, और आपको डायरेक्टली ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं तो इसका नोट नंबर बनाने की जरूरत है नहीं। बी में क्या जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका नोट नंबर क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स, 2 नोट्स टू अकाउंट बनेंगे। तो यहाँ पर पहला किसकी बात करें अपन? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या शो करें? 8% डिवेंचर्स, कितने लाख की?
5 लाख। फिर जो हमारा सेकंड है वो क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो हम बात कर रहे थे सेकंड की, तो सेकंड हमारा किसको बता रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी आ सकता है और प्रपोज्ड डिविडेंड भी आता है। तो हम इसमें दोनों चीज लेंगे। पहला एक तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये तो इसका हो गया टोटल। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने गए, 1 लाख। फिर सेकंड में क्या लिखेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड 60,000। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 1 लाख। टोटल कितना लगा देंगे इसका, 1,60,000। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1,60,000। और जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी कितने लाख की थी, 5 लाख। और जो ट्रेड पेबल्स था तो डायरेक्ट ही 1.5 लाख। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो कहने का मतलब कई बार 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में बन जाते हैं कि भाई आपके पास ये जो आइटम दे रखे हैं तो उस आइटम्स को बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। तो हमने बैलेंस शीट बनाई। अब शेड्यूल्ड फंड में कुछ था नहीं, और जो अपना दूसरा जो मेजर हेड्स था उसमें भी कुछ था नहीं, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं। तो फिर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई और एक करंट लायबिलिटीज आ गई। ये स्टूडेंट्स हम एक और सवाल लेके हैं, इसमें कह रहा है कि हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन कंपनीज बैलेंस शीट। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में आइटम को कैसे शो करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी कितने की, 20 लाख की। गुडविल दे रखी 3 लाख और पेटेंट्स कितने दे रहे हैं, 1 लाख। तो 3 चीजें दे रखी हैं खाली। अब ये तीनों चीजें बिजनेस की क्या मानी गई, असेट्स मानी गई। तो इसलिए हम जो बैलेंस शीट में कौन सी साइड शो करेंगे, खाली असेट साइड शो करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस शीट। कौन सी तारीख को बनेगी बैलेंस शीट, एज एट डॉट 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 हो गई। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या रहे, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, नोट नंबर, और यहाँ पे क्या जाएगा, रुपीस। कौन सी ईयर का, करंट ईयर रिपोर्टिंग का। तो अब यहाँ पे सेकंड जो चीज है उसको क्या बना रहे हैं, असेट्स। तो जो असेट्स बना रहे हैं उसमें पहला क्या है, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, तो पहला जो आ रहा है वो हमारा सब हेडिंग, वो मेन हेडिंग्स क्या रही, नॉन करंट असेट्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था असेट साइड में 2 ही मेजर हेड्स होते हैं, एक तो नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स है। अब नॉन करंट असेट्स में जो ए आता है उसको हम कौन से असेट्स बोलते हैं, फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स में जो पहला आएगा वो आएगा अपना टेंजिबल असेट्स, और दूसरा क्या आएगा, टेंजिबल असेट्स। और इसमें कुछ है नहीं, तो ये पहला नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया। तो टेंजिबल नंबर पहला नंबर और इंटेंजिबल नंबर दूसरा नंबर। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। पहला क्या है हमारा, टेंजिबल। तो जो हमारी टेंजिबल असेट्स आ रही है, तो टेंजिबल असेट्स में हम किसको लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग्स को लेंगे, जो कितने लाख की, 20 लाख की। और कुछ है नहीं, डबल लाइन खींच दो। सेकंड, अब हमारे पास क्या रही, इन टेंजिबल असेट्स आ रही। इनटेंजिबल में एक तो हम किसको ले रहे हैं, गुडविल को। किसको ले रहे हैं, पेटेंट्स को। तो जो गुडविल आ रही है वो 3 लाख की आ रही है, जो पेटेंट्स आ रही है वो 1 लाख की आ रही है। तो टोटल कितना हो गया, 4 लाख। तो ये 20 लाख की और ये कितने लाख की, 4 लाख। तो इस तरह अपन क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड को बता रही थी, असेट साइड को, कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, गुडविल और पैटेंट्स हो गए। तो गुडविल और पैटेंट्स किसका पार्ट है, इंटेंजिबल असेट्स का पार्ट है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मतलब जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड को देख भी सकते हैं, बिल्डिंग को देख भी सकते हैं, फील्ड भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से फिजिकल एग्जिस्टेंस की होगी, जो हमारी फिक्स असेट्स में आती है। तो किसका पार्ट होंगी, टेंजिबल का, और वो किसका होंगे, इंटेंजिबल का। तो हमने गुडविल एंड पेटेंट दोनों को जोड़ा कि हमारे पास जो इंटेंजिबल असेट्स है वो तो थी 4 लाख की, और जो टेंजिबल असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग थी वो कितने लाख की थी, 20 लाख की थी। ठीक है।